Hello everyone. Previous class we have seen what is potential energy and we have seen only gravitational potential energy, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे दूसरा पोटेंशियल एनर्जी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जानने के लिए आपको थोड़ा सा स्प्रिंग के बारे में चीजें याद कर लेना पड़ेगा। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या चीजें याद करना पड़ेगा जो आपको मालूम होना चाहिए इस आर्टिकल को समझने के लिए। पहला हुआ कि अगर कोई स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, व्हेन यू स्ट्रेच इट ओवर ए डिस्टेंस x इट डेवलप्स ए स्प्रिंग फोर्स। क्या आपको मालूम है स्प्रिंग फोर्स क्या होता था? इट वाज इक्वल टू kx। किस डायरेक्शन में होता था? ऑपोजिट टू द डिफॉर्मेशन, है कि नहीं। जब इसको हम x खींच लेंगे, स्प्रिंग फोर्स आपको वापस खींचेगा, ये होता था स्प्रिंग फोर्स। When you stretch it by an amount x, we'll see the spring is pulling you back with a force kx. दूसरा क्या था? दूसरा था कि when springs are in series, दो स्प्रिंग सीरीज में है, से उनका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 और k2 है। क्या आपको याद है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालते थे? 1 by k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by k1 प्लस 1 by k2। ये आपको याद होगा। स्प्रिंग का सीरीज और रेजिस्टेंस का पैरेलल, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग स्प्रिंग वाले चैप्टर में। थोड़ा याद दिला देते हैं क्योंकि आज की चैप्टर देखना है। अगर ये स्प्रिंग्स पैरेलल में है तो पैरेलल में होने से इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता था? k1 प्लस k2। और जब स्प्रिंग सीरीज में है उसमें ये चीज तो होता ही था। और क्या होता था? क्या बराबर था हर एक स्प्रिंग में? हर एक स्प्रिंग में क्या बराबर था? व्हाट वाज सेम? द स्प्रिंग फोर्स was or is same in each spring। ये होता था जब स्प्रिंग सीरीज में रहते हैं, हर एक स्प्रिंग में बराबर स्प्रिंग फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स इज सेम इन ईच स्प्रिंग। ये चीजें आपको मालूम होगा, ये सोच के मैं आज की चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। बस इतना जानने से भी काफी चीजें आपका निकल जाएगा। पहला हुआ, जब भी कोई स्प्रिंग को हम एलोंगेट करते हैं बाय एन अमाउंट x, इट डेवलप्स ए रिस्टोरिंग फोर्स। इट ऑलवेज ट्राइज टू कम बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ किसको कहते हैं? जिस लेंथ में ये रहना पसंद करता है, जब इसके ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है, जिस लेंथ में ये रहना पसंद करता है उसको कहते हैं नेचुरल लेंथ। ठीक है, तो नेचुरल लेंथ में रहना पसंद करता है। अगर आप उसको नेचुरल लेंथ से कुछ x एलोंगेट या कंप्रेस करते हो, ये फोर्स डेवलप करता है जो फोर्स की एलोंगेशन या कंप्रेशन को अपोजिट है। मैं इधर को खींचूंगा तो स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ होगा, इधर को दबा दूंगा स्प्रिंग फोर्स इधर को होगा। कितना होगा? माइनस kx। व्हाई राइट माइनस? बिकॉज x इज ए वेक्टर, f इज ए वेक्टर एंड दिस टू वेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। देखो मैं डिस्फॉर्मेशन इधर को दिया एलोंगेट, तो फोर्स इधर को हुआ, इसलिए माइनस। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज सिंपली kx। बस ध्यान में रखना है कि fs इज ऑपोजिट टू x। ठीक है, टू सेव टाइम मैं कुछ चीजें लिख दिया हूं ताकि जल्दी जल्दी चीजें बने। लेट अस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हम प्रीवियस केस में भी देख चुके थे। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंजर्वेटिव सिस्टम। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। कोई स्प्रिंग कभी वर्क कर सकता है क्या? चलिए सोचते हैं। तो अगर हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग के साथ कोई ब्लॉक लगा हुआ है, क्या ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को पुश या पुल कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर हम ये ब्लॉक को खींच के थोड़ी दूर ले लेंगे, यहाँ पर ले आएंगे, तो देखेंगे कि स्प्रिंग इसको वापस खींच के ला रहा है। मतलब अभी स्प्रिंग में कुछ ताकत आ गया है ताकि खींच के इसको वापस ला पाएगा, तो कुछ वर्क कर पाएगा ब्लॉक के ऊपर। मतलब जब हम स्प्रिंग को एलोंगेट करते हैं या कंप्रेस करते हैं तभी उसके पास कुछ एनर्जी होता है। तो स्प्रिंग में एनर्जी कब है कहेंगे? जब वो एलोंगेट या कंप्रेस हुआ है। जब वो एलोंगेट या कंप्रेस नहीं हुआ है उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। तो दैट इज व्हाट इज रिटन potential energy is stored in a spring only when it is deformed. Deformed means you can say elongated or compressed.
elongated और compressed। तो कोई स्प्रिंग अगर एलोंगेटेड हुआ है, एलोंगेट कर दिए खींच के, स्ट्रेच कर दिए या फिर कंप्रेस कर दिए, तभी उसके पास कुछ एनर्जी है, तभी वो कुछ काम कर सकता है, नहीं तो नॉर्मल स्प्रिंग तो ऐसे पड़ा रहता है। व्हेन इट इज एट नेचुरल लेंथ देयर इज नो एनर्जी स्टोर्ड इन इट। वेल, तो जब कोई स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देते हैं उसमें एनर्जी होता है। कितना एनर्जी होता है? हाउ वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी का? क्या डेफिनेशन था? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन ए कंजर्वेटिव सिस्टम इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन deform or moving the body from reference to point of concern against the conservative force। यहाँ पर कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। तो अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स जो वर्क होगा उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे? ये ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक खींच के लेने में, रास्ते में हर जगह स्प्रिंग वापस खींच रहा था और हम उसके अगेंस्ट में इसको खींचते हुए दूर ले रहे थे। जब इसको हम नेचुरल लेंथ से खींच के यहाँ तक ले लिए कंटिन्यूअसली, वी वर डूइंग वर्क अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स रोकने की कोशिश कर रहा था, हम खींचते हुए उसको यहाँ तक ले रहे थे। Whatever was the work done against spring force, that is the potential energy। है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन ही तो ही था। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग एट एनी लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मेशन। लॉन्गिट्यूडिनल को देख के डरो मत, ये क्या है? मतलब एलोंग द लेंथ, एलोंगेट करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मेशन मतलब एलोंगेशन और कंप्रेशन एलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। The potential energy stored in a spring at any longitudinal deformation is given by the work done against spring force in deforming the spring from its natural length। तो जब कोई स्प्रिंग को यहाँ से यहाँ तक लेके गए तो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो गया। कितना एनर्जी है हम देखेंगे। जब उसको लेके जा रहे थे रास्ते में हर जगह इसको जब लेके जा रहे थे, you see there was a spring force pulling it in the backward direction। ये ब्लॉक को हम लेके जा रहे थे and this block was continuously pulled। तो ब्लॉक यहाँ से खींच के यहाँ तक लेके जा रहे थे। तो जितना वर्क हुआ against the spring force, that is the potential energy stored in the spring। ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया तो थोड़ा मैं ऐसे करता हूँ। Let us make it a simpler case। Suppose हम कहेंगे कि here is a block और कोई इस ब्लॉक को खींच के कुछ लेना चाहता है। कितना दूर? सपोज 20 मीटर लेना चाहता है। बाई व्हाट फोर्स? सपोज 100 न्यूटन का फोर्स लगा के वो खींच के लेना चाहता है यहाँ तक। आपको पसंद नहीं है कि ब्लॉक आगे जाए, आप जबरदस्ती इसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू अपोज द मोशन ऑफ दिस एंड यू आर पुलिंग इट। कैसे पुल कर रहे हो? सपोज 10 न्यूटन फोर्स में पुल कर रहे हो, तो आपका 10 न्यूटन फोर्स इसको रोक पाएगा क्या? ये तो 100 न्यूटन का है, ये खींचते हुए ले जाएगा। जब ये खींचते हुए ले गया, व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट योर फोर्स? यू सी, वर्क इज डन अगेंस्ट योर फोर्स और बाय योर फोर्स। इट इज वर्क डन अगेंस्ट योर फोर्स। आपका फोर्स रोक रहा था, ब्लॉक इधर जा रहा था। डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स वेर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, दैट ए केस इज कॉल्ड वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट 10 न्यूटन कितना हुआ? जब 20 मीटर खींच के गए, 10 into 20 200 joules। So work done against this force is 200 joules। Work done by this force is not required। Work done against this force कितना हो गया? 200 joules। ये फोर्स कांस्टेंट था, इसलिए फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कर दिए, तुरंत वर्क निकल गया। लेकिन जब कोई स्प्रिंग को आप खींचते हुए ले रहे हो, सपोज हम कहेंगे ये आदमी नहीं खींच रहा है, कौन खींच रहा है? एक स्प्रिंग इसको वापस खींचने की कोशिश कर रहा है। और कैसा है वो स्प्रिंग? सपोज ऐसा है। तो जैसे जैसे आप इसको खींचते हुए ले जाओगे, क्या स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट रहेगा? नहीं, क्योंकि एलोंगेशन बढ़ेगा, स्प्रिंग का फोर्स बढ़ेगा। तो हमें निकालना है वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स व्हिच इज ए वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स होता तो स्प्रिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देते। तो रास्ता भर स्प्रिंग इसको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो स्प्रिंग का फोर्स था शुरू में काफी कम था। थोड़ा आगे गया तो फोर्स और बढ़ गया, और आगे गया तो फोर्स और बढ़ गया, बिकॉज द स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जितना एक्स बढ़ेगा स्प्रिंग फोर्स उतना ज्यादा बढ़ेगा। अब हमारा मकसद है निकालना हाउ मच इज द वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स इन डिफॉर्मिंग द बॉडी ओवर सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो भी हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस। चलिए अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी।
सपोज यहाँ पे कोई एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट K है और ये उसका नेचुरल लेंथ है, मैं इसको जबरदस्ती घसीटते हुए ले रहा हूं, तो हमें पता करना है कि कितना वर्क होगा, कितना दूर लेना चाहता हूं। सपोज आई वांट टू डिफॉर्म ए स्प्रिंग बाय ए एलोंगेशन x0, सपोज ऐसे करें, लेट ए स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट K, spring of constant K is to be or is stretched by a force by an elongation x0। चलो एक स्प्रिंग को खींच के हम x0 एलोंगेट करना चाहते हैं, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ से x0 खींचना चाहते हैं, और जब x0 खींचने लेंगे तो क्या था स्प्रिंग फोर्स रास्ता भर स्प्रिंग फोर्स वाज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशंस, हमें निकालना है वर्क डन। तो अभी निकालना है व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एंड हाउ वी फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज डिफाइंड एज द वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स इन डिफॉर्मिंग द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ ओवर ए एडिशनल लेंथ x0। नेचुरल लेंथ से और x0 खींचेंगे, मतलब ये था स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ, आप इसको और एक्स्ट्रा x0 खींचना चाहते हो, यहां तक खींचना चाहते हो, तो इसमें क्या एनर्जी स्टोर होगा। डेफिनेशन कहता है द एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स, लेकिन फोर्स तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, फोर्स इज ए वेरिएबल है, बिकॉज जैसे जैसे डिफॉर्मेशन बदल रहा है स्प्रिंग फोर्स बदल रहा है, हमें निकालना है कितना वर्क होगा। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क निकालने का दो तरीका है, एक तो हुआ बुक वाला मेथड यूजिंग कैलकुलस इंटीग्रेशन, दूसरा हुआ हमारा अपना मेथड जो बनाए थे मीन फोर्स वाला। देखेंगे दोनों को देख लेंगे, पहला मेथड में देखेंगे, हम अभी पहले मेथड में देखते हैं जिसमें आपको बुक में दिया गया है। क्या करेंगे, स्प्रिंग को खींच के यहां तक लेके जाना है, हम देखेंगे इसको यहां से यहां तक खींचने में कितना वर्क हुआ, यहां से यहां तक खींचने में कितना वर्क हुआ, यहां से यहां तक खींचने में कितना वर्क हुआ, सारा छोटे छोटे वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स को जोड़ देंगे तो टोटल वर्क इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग फ्रॉम हियर टू हियर पता चल जाएगा। सो अगर ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो इसे कितने तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे, विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंटीन्यूअस क्वांटिटीज का समेशन को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, एट एनी elongation x, स्प्रिंग फोर्स कितना होगा भाई, स्प्रिंग फोर्स होगा k इंटू एक्स, डेल्टा w और द स्मॉल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग बाय वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग ओवर एडिशनल स्मॉल एलोंगेशन, छोटा सा एलोंगेशन लेंगे, स्मॉल एलोंगेशन कितना dx कितना होगा। सपोज स्प्रिंग को हम एलोंगेट कर दिए हैं ऑलरेडी x एलोंगेट कर दिए हैं, यहाँ पर कुछ स्प्रिंग फोर्स आ चुका है, तो जब इसको और एडिशनली dx करेंगे, हम वही तो करना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक खींचने में वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, यहाँ से यहाँ तक खींचने में वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, सारा छोटा छोटा वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स निकाल के जोड़ देंगे तो विल गेट द टोटल वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। जब ये ऑलरेडी x खींचा जा चुका है तब स्प्रिंग फोर्स कितना है kx, और dx खींचने में वर्क विल बी डन बाय द स्प्रिंग फोर्स और अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। सोचो तो स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ है, dx आगे की तरफ हो रहा है, तो वर्क इज डन बाय स्प्रिंग फोर्स और अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, ऑब्वियसली अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। कितना वर्क होगा, Fs into dx।
तो जो छोटा सा वर्क होगा वो कितना होगा, Fs इंटू dx। यहां तक समझ में आया। हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स in stretching over a length x0 is equal to क्या हो जाएगा, dx खींचने में छोटा सा वर्क हुआ, ये ऐसे सारे छोटे छोटे वर्क को जोड़ देंगे, सारे मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में हमें देखना पड़ेगा क्या वर्क हो रहा है। तो Fs dx का इंटीग्रेशन, क्यों इंटीग्रेशन हो रहा है समझ में आ रहा है, बिकॉज यू आर एडिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटीज। अब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सोचो इसमें Fs का वैल्यू क्या था, kx इंटू dx। हाँ, अभी लिमिट्स डालना है, हमें लिमिट डालना है किसका, x का। x क्या था, व्हाट वाज x, x वाज द डिफॉर्मेशन x, जब वो x डिस्प्लेस हुआ था, x डिफॉर्म हुआ था, तब था वर्क डन। तो शुरू में जब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किए तब x का वैल्यू क्या था, 0। जब पूरा डिस्प्लेसमेंट कर दिए x का वैल्यू क्या हो गया, x0। मतलब हम कहेंगे x विल वेरी फ्रॉम 0 to x0 and k being a constant you can keep out। इंटीग्रेशन तो आपको आता है, x to the power 1 का इंटीग्रेशन 1 plus 1 by 1 plus 1 लिमिटेड फ्रॉम 0 to x0 कितना हो गया देखिए, तो इट इज ये 1 plus 1 हो गया 2 हाफ के एक्स स्क्वायर, वैल्यू डालें एक्स स्क्वायर पे वैल्यू डालेंगे क्या, 0 to x0। पहले अपर लिमिट डालते हैं कि पहले लोअर लिमिट डालते हैं, पहले अपर लिमिट डालते हैं, तो क्या हो जाएगा हाफ के x0 का स्क्वायर माइनस x के जगह 0 डालो तो हो जाएगा 0। सो दी energy or the work done is equal to half kx0 square। Total work done against spring force in stretching the spring over a length x0 is coming half kx0 square। So क्या मिला, potential energy stored in spring, potential energy stored in spring at any compression or elongation x0 is equal to कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या है फॉर्मूला, हाफ के x0 का स्क्वायर। सो दिस इज द बुक मेथड इन विच वी कैलकुलेट व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। क्या ये चीजें सबको समझ में आया, इज इट अंडरस्टूड? ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। मैं आपको शायद इंटीग्रेशन ज्यादा पसंद नहीं होगा, मैं कुछ दूसरा मेथड भी बताता हूँ जिसमें आपको बहुत आसानी से चीजें बन जाएगा। ये तो हमारा पहला मेथड था, बुक वाला मेथड था, जिसमें हम लोग ये फॉर्मूला निकाले कि द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग एट एनी एलोंगेशन x0 इज इक्वल टू हाफ के x0 स्क्वायर। इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि आपको जिंदगी भर याद रखना पड़ेगा, क्या मालूम उसके बाद भी याद रखना पड़ सकता है, ठीक है। तो अब लेट अस सी द सेकंड मेथड, वी शैल सी द सेकंड मेथड। मे बी आपको सेकंड मेथड ज्यादा पसंद आएगा। क्या कर रहे हैं हम एक स्प्रिंग को जिसका नेचुरल लेंथ कुछ ये था, यहां से खींच के हम यहां से यहां तक खींचना चाहते हैं। कितना दूर खींचना चाहते हैं, नेचुरल लेंथ से टू ए डिस्टेंस x0। और हम क्या देखे, जब इसको हम नेचुरल लेंथ से x0 डिस्टेंस तक खींच रहे थे, ये डिस्टेंस x0 डिस्टेंस तक खींच रहे थे, तो स्प्रिंग फोर्स हमें रोकने की कोशिश कर रहा था। The potential energy stored in the spring is defined as the work done against the spring force, and we see the spring force जो है वो स्प्रिंग फोर्स क्या है, the spring force is kx। क्या स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ लिनियरली वेरी नहीं कर रहा है? हाँ कर रहा है। तो जब कोई भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ लिनियरली वेरी करता है, हम लोग वर्क डन कैसे निकालते हैं, मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नहीं तो हम कहेंगे यहाँ पर इनिशियल फोर्स F1, इनिशियल
स्प्रिंग फोर्स, इनिशियल स्प्रिंग फोर्स मतलब जब खींचना शुरू किए तब डिफॉर्मेशन क्या था, जीरो, शुरू किए तो स्प्रिंग फोर्स था जीरो, है ना। F2 फाइनल स्प्रिंग फोर्स, फाइनल स्प्रिंग फोर्स क्या था, यू से जब इसको हम x0 खींच चुके हैं कितना होगा k x0। अच्छा, तो मीन फोर्स कैसे निकालेंगे, F1 प्लस F2 बाई 2 इज 0 प्लस k x0 बाई 2 इज हाफ k x0। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है x0, तो क्या कहेंगे, एनर्जी स्टोर और द वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मीन फोर्स कितना था, हाफ के x0, हाफ के x0 इनटू x0 इज हाफ के x0 का स्क्वायर। इज इट नॉट ए इजियर मेथड? Without using integration also you can find out, but this method is not available in your book. समझ में आया क्या? जब भी फोर्स लिनियरली वेरी करता है हमें ये मेथड लगाने में कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। जब भी फोर्स लिनियरली वेरी कर रहा है वी गो फॉर मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज कमिंग आउट टू बी हाफ के x0 स्क्वायर। इसमें x0 क्या है, एलोंगेशन है कि कंप्रेशन है, एलोंगेशन x0 होगा तब भी एनर्जी वही होगा, कंप्रेशन x0 होगा तब भी एनर्जी वही होगा। समझ में आया? अच्छा, थोड़ा इस फॉर्मूले को और हाईलाइट करते हैं और कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स निकालते हैं। तो अभी हमें जो फॉर्मूला मिला एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग का क्या फॉर्मूला मिला, इट इज हाफ के x0 स्क्वायर। कब है ये, सोचो, हम कहेंगे ये कोई है स्प्रिंग, ये स्प्रिंग को ये था नेचुरल लेंथ, हम नेचुरल लेंथ से दूर खींच लिए हैं उसको कितना, बाय अमाउंट x0, यहां तक खींच लिए हैं, नेचुरल लेंथ से यहां तक खींच लिए हैं, तो ये हो गया हाफ के x0 स्क्वायर। k तो कांस्टेंट, यू नो k is always a constant and a positive constant। अच्छा, k पॉजिटिव कांस्टेंट, तो इसमें क्या है, x0 क्या हो गया, एलोंगेशन और कंप्रेशन, ठीक है, एलोंगेशन और कंप्रेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। ध्यान रहे, नेचुरल लेंथ से कितना एलोंगेट या कंप्रेस किए हैं, समझ में आया? अच्छा, दूसरा हुआ, अगर हम देखेंगे जब ये स्प्रिंग ऑलरेडी x0 खींचा जा चुका था तब स्प्रिंग के ऊपर कुछ फोर्स आ रहा था, स्प्रिंग कुछ फोर्स में वापस खींच रहा था, क्या फोर्स था, k x0। आप कह सकते हो कि F इज इक्वल टू k x0, द स्प्रिंग फोर्स इज k x0, है ना। तो अगर हम कहेंगे स्प्रिंग फोर्स हो गया k x0, तो फिर x0 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स बाय k, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स बाय k ऐसे लिख सकते हैं। अगर x0 के जगह हम वैल्यू डाल देंगे तो क्या आएगा, चलिए सोचते हैं, इट इज हाफ k, x0 के जगह वैल्यू डालिए fs का स्क्वायर, k स्क्वायर कितना हो गया ये, इट इज कमिंग fs स्क्वायर बाय 2k। यस, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, लेकिन इसमें fs क्या है याद रखना है, where fs is फाइनल स्प्रिंग फोर्स, बीच का फिक्स फोर्स नहीं है, जब पूरा एलोंगेट हो चुका है फाइनल स्प्रिंग फोर्स है, फाइनल स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स एट एलोंगेशन x0 ऐसे लिखेंगे। fs क्या हो गया, स्प्रिंग फोर्स एट एलोंगेशन x0। जब x0 एलोंगेशन हुआ तो स्प्रिंग फोर्स अगर fs है तो हम कहेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा fs का स्क्वायर बाय 2k। क्या चीजें समझ में आ रहा है? इसमें ऑब्जर्व करने वाले और एक इंपॉर्टेंट चीज है, अभी अभी हम देखे कि जो एनर्जी है इसको चाहो तो आप
kx0 स्क्वायर लिख सकते हो या फिर f स्क्वायर बाय 2k लिख सकते हो। f क्या था? स्प्रिंग फोर्स एट एन एलोंगेशन x0। देखो तो क्या था डेफिनेशन? इट इज द वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स इन डिफॉर्मिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ। जब हम इसको यहां से डिफॉर्म करके एलोंगेट करने की कोशिश करेंगे, स्प्रिंग विल बी पुलिंग इट बैक। वर्क इज डन बाय द स्प्रिंग फोर्स और अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स? अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि आप जबरदस्ती ले रहे हो, स्प्रिंग रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, रास्ते में स्प्रिंग आपको वापस ढकेल रहा होगा। वर्क इज डन बाय स्प्रिंग फोर्स और अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स? अगेन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। मतलब जब आप उसको नेचुरल लेंथ से डिफॉर्म कर रहे हो, ऑलवेज वर्क इज डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, मतलब द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होता था, लेकिन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। क्या लिखेंगे? फॉर एनी डिफॉर्मेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ for any deformation from natural length work is done against spring force, so spring potential energy SPE लिख रहा हूं, is always positive। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होता था, लेकिन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, अभी तक जितना डिराइवेशन किए वो आपको डिराइवेशन सेट में चाहिए, लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए ओनली कांसेप्ट चाहिए और ये फाइनल फॉर्मूला आपको चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का सारा चीज हम कर सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो क्या है, कितना याद रखना है इतने सारे डिस्कशन के बाद? कोई स्प्रिंग का अगर कांस्टेंट के है, उस स्प्रिंग को अगर हम एलोंगेट करेंगे बाय एन अमाउंट x0, तो उसमें एनर्जी कितना होगा? हाफ के x0 स्क्वायर। कंप्रेस करेंगे भाई x0, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सेम हाफ के x0 स्क्वायर। और फिर स्प्रिंग इज कोई स्प्रिंग को स्ट्रेच किए हैं, पता चला उस स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स कितना है? F, तो कितना एनर्जी है? F स्क्वायर बाई 2k, ठीक है। कोई स्प्रिंग को कंप्रेस किए हैं, अभी जब कंप्रेस करके रखे हैं उसमें फोर्स है, स्प्रिंग में फोर्स है F, तो कितना एनर्जी स्टोर है? F स्क्वायर बाई 2k। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं फॉर योर बेनिफिट। A block of mass 2 kg is hanging vertically by a spring of constant k is equal to 40 Newton per centimeter. Find the energy stored in the spring. देखिए क्या बोल रहा है कि कोई एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक को किसी एक स्प्रिंग से हम झुला के रखें। कितना मास का ब्लॉक है? 2 kg का ब्लॉक है। k दिया हुआ कितना? 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर खींचने में 40 न्यूटन की जरूरत होता है। अच्छा, ये बात है। पूछा है व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, ठीक है, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, ये पूछा गया। अच्छा, अगर ये पूछा गया है तो हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं। क्लू क्या है हमारे पास? क्लू तो एक ही है, क्या? एनर्जी इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर और एफ स्क्वायर बाय 2k। अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा व्हाट इज द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, x निकालना पड़ेगा। x कैसे निकालेंगे? F बाई k। क्या फोर्स इसको खींच रहा है? खींचने वाली फोर्स है 20 न्यूटन, तो हमें निकालना पड़ेगा व्हाट इज द एलोंगेशन। एक बार हमको x मिल जाएगा तो ये फॉर्मूला कर लेंगे, लेकिन दूसरा फॉर्मूला को देखो तो इस कंडीशन में जब ये ब्लॉक ऐसे झूल रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि स्प्रिंग में क्या फोर्स होना चाहिए कि ब्लॉक रेस्ट में रहेगा? फर्स्ट वुड इज द स्प्रिंग फोर्स, कितना होगा स्प्रिंग फोर्स? तो ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, झूल रहा है, दिस मस्ट बी इक्वल टू 20 न्यूटन, है कि नहीं? हमें तो F का वैल्यू रेडीमेड मालूम है, तो हमें एनर्जी निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना आसान हो जाएगा? ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला लगाना आसान हो जाएगा। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर? हम कहेंगे
सोल्यूशन ऐसे करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू एफ स्क्वायर बाय 2k, जबकि एफ कितना है 20 न्यूटन। अच्छा देखो कुछ चीजें न्यूटन में है और के कैसे दिया है, न्यूटन पर सेंटीमीटर, तो सारे को एमकेएस में कन्वर्ट करना जरूरी है। एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे तभी जाके हम इसको कर पाएंगे, जूल्स में या और में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो के को लिखते हैं, के कितना है 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर, 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर। इसको अगर हम न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इट इज 40 न्यूटन। अच्छा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, 10 टू द पावर -2 मीटर। क्या सबको मालूम है 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इज 10 पावर -2 मीटर। तो यू कैन राइट सेंटीमीटर की जगह क्या लिखेंगे 10 टू द पावर -2 मीटर। ध्यान रखना, तो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलने वाला है, मिलेगा इसमें से क्या, ये 10 पावर -2 ऊपर क्या हो गया 10 पावर +2, तो हो गया 4000 न्यूटन पर मीटर। क्या ये कन्वर्सन सबको समझ में आया, इज इट अंडरस्टूड? ये समझ में आया, ठीक। तो अगर K हो गया 4000 न्यूटन पर मीटर, हमें एनर्जी निकालना था, इसमें और क्या रखा है, हमें तो फोर्स मालूम है न्यूटन में, सीधा डाले वैल्यू, F कितना है 20 का स्क्वायर, नहीं बाय 20 का स्क्वायर बाय इसमें 2 इंटू 4000। क्या बता सकते हो हाउ मच इज एनर्जी, 20 का स्क्वायर हो गया 400 हो गया, तो ये आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 20, दैट इज 0.05 जूल्स। क्वेश्चन आसान है लेकिन प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट करके करना पड़ता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग इज ओनली ए स्मॉल अमाउंट 0.05 जूल्स। समझ में आया सबको, इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आप लोग रफ वर्क करते रहो, मैं तो सारा पीडीएफ या फिर वीडियो वगैरह देता हूं आपको, आप लोग देख लोगे उसको। देखो अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया है, व्हेन ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर, एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज 50 जूल्स, फाइंड द एडिशनल एनर्जी स्टोर्ड फॉर एडिशनल एलोंगेशन ऑफ 3 सेंटीमीटर। जब इसको 2 सेंटीमीटर खींच लिए, एनर्जी था 50 जूल का, और 3 सेंटीमीटर खींचने में और कितना एनर्जी होगा। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, चलिए सोचते हैं लेट अस सी, और 3 सेंटीमीटर खींचने में और कितना वर्क होगा। तो ऐसे करते हैं, इनिशियली एलोंगेशन is equal to 2 सेंटीमीटर, सो एनर्जी इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ के 2 का स्क्वायर, के का यूनिट नहीं दिया है, और ये दिया है कितना 50 जूल्स, के को प्रॉपर यूनिट में लेना पड़ेगा, ठीक। फाइनली एलोंगेशन कितना है, कोई बताएगा क्या? पहले 2 सेंटीमीटर एलोंगेशन था, अब एडिशनल 3 सेंटीमीटर हुआ है। फाइंड एडिशनल वर्क एनर्जी स्टोर्ड फॉर एडिशनल एलोंगेशन 3 सेंटीमीटर का, मतलब पहले 2 सेंटीमीटर हो चुका था, अब फाइनल एलोंगेशन हो गया 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या कहोगे, फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के 5 का स्क्वायर। ये कितना है मालूम नहीं, कॉल इट EN2। चलिए EN2 इज हाफ के 5 स्क्वायर, EN2 हमें मालूम नहीं। अच्छा अगर ये बात है तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाते हैं, थिंग्स आर वेरी सिंपल, लेकिन लुक दिख रहा है कि बहुत पॉजिटिव है, कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EN2 बाय EN1? EN2 by EN1 is equal to, it is half के 5 का स्क्वायर, हाफ के 5 का स्क्वायर बाय हाफ के 2
का स्क्वायर मारपीट करो तो कितना आ गया 25/4। तो व्हाट इज En2 देन? En2 इज 25/4 इंटू En1। इनिशियल एनर्जी कितना था? 50 जूल का था, सो इंटू 50। तो कितना हो जाएगा ये 25/4 इंटू 50। इट इज कमिंग आउट विथ 312.5 जूल्स। यस, तो शुरू में स्प्रिंग में कितना एनर्जी था? 50 जूल्स। जब इसको 5 सेंटीमीटर एलिंगेशन कर चुके हैं, कितना एनर्जी है? ये एक्स्ट्रा एनर्जी कितना स्टोर हुआ? व्हाट इज द एडिशनल एनर्जी स्टोर? व्हाट इज द एडिशनल एनर्जी स्टोर? कैसे निकालेंगे एडिशनल एनर्जी? पहले था ये एनर्जी, अब है ये एनर्जी, तो कहेंगे एडिशनल एनर्जी स्टोर। एडिशनल एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 312.5। अब है, पहले था 50, अब हो गया 262.5 जूल्स। क्या सबको समझ में आया? Is it understood? Yes. तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये two springs of constants 30 Newton per centimeter and 60 Newton per centimeter are in series. If the combination is elongated by 5 centimeter, what is the energy? Oh, energy का E नहीं, energy in combination. Also find energy stored in first spring. पहला स्प्रिंग में कितना एनर्जी होगा और क्या होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो कर लोगे। एंड वी डोंट हैव मच टाइम, तो मैं करना शुरू करता हूं। क्या दिया है? दो स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग सीरीज में है। कैसा है वो स्प्रिंग? एक है आपका 30 सेंटीमीटर वाला, सॉरी 30 न्यूटन पर सेंटीमीटर वाला, एक है 60 न्यूटन पर सेंटीमीटर वाला। दोनों सीरीज में लगे हैं। ये K1 है, ये K2 है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों को एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्रेजेंट करता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि सिंगल स्प्रिंग का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? हाँ, हमें निकालना आता है 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। ऐसा कब होता है? जब स्प्रिंग सीरीज में होते हैं। अच्छा, तो कितना होगा? 1/30 प्लस 1/60 इज इक्वल टू 1/20। और इसको सिंप्लीफाई करो तो मिल गया K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। अच्छा, 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा इसको हम एनर्जी निकालना चाहते हैं तो उसको हम मीटर में कर देते हैं कन्वर्ट। ठीक है, 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर को अगर हम मीटर करेंगे तो क्या लिखेंगे? 20 न्यूटन बाय 10⁻⁻2 सेंटीमीटर की जगह क्या लिखेंगे? 10⁻⁻2 मीटर। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 2000 न्यूटन पर मीटर। हाँ, आपके पास एक अंदाज भी होना चाहिए कि किस रेंज में आता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ये है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ये है। ये पूरा सिस्टम का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज दिस, वी हैव सीन नाउ। पूछा है ऐसा कोई एक कॉम्बिनेशन को आप स्ट्रेच किए बाय 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच किए, कॉम्बिनेशन को 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करो या इसको 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करो, बराबर है, क्योंकि इन दोनों का ये इक्विवेलेंट है। इज नॉट इट? तो हम कहेंगे हियर व्हाट इज x? 5 सेंटीमीटर। चलो सारे को मीटर में करते हैं। 5/100 दैट इज 1/20 मीटर। अच्छा, तो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर? एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या निकलेगा? फॉर्मूला क्या लगाएंगे बताओ? हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? स्प्रिंग कांस्टेंट अवेलेबल है, x अवेलेबल है। एनर्जी स्टोर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हाफ kx² है नहीं? हाफ kx², हाफ kx²। अब वैल्यू डालना क्या बड़ी चीज है, सब कुछ तो mk सिस्टम में है। चलो वैल्यू डालते हैं। सो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, k का वैल्यू था 2000, x का वैल्यू था 1/20 का स्क्वायर।
थोड़ा मारपीट करिए तो क्या मिल रहा है, ये 2 कट गया, मिल गया 1000 बाई 400, है ना, 1000 बाई 400 इज कमिंग 2.5 joules. So you find the energy stored in the combination of the two springs is 2.5 joules. Is that clear? जब ये स्प्रिंग को हम खींचे, कितना एलोंगेट किए, कितना बाय 5 सेंटीमीटर, जब इसको हम एलोंगेट किए हैं 5 सेंटीमीटर, तो इसमें एनर्जी क्या हो गया है, एनर्जी हो गया है 2.5 जूल्स। ठीक है, 2.5 जूल्स। अब दूसरा चीज पूछा है, दूसरा चीज क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा है, ऑल्सो फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन द फर्स्ट स्प्रिंग। ये वाला स्प्रिंग में क्या एनर्जी रहा, ये जो पूरा एनर्जी रहा, इसमें कुछ रहा है, कितना, दोनों का मिला के 2.5 जूल्स। एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कुछ एनर्जी है, इसमें कुछ एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना है, 10 प्लस 10 कर देंगे, टोटल एनर्जी है 2.5। पूछ रहे नहीं बताओ पहले वाले में कितने, ठीक है, पहला वाला स्प्रिंग में कितना एनर्जी है। पहला वाला स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम है क्या, हाँ मालूम है, K1 दिया हुआ है। अच्छा, एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए, या तो आप इसका फोर्स निकाल दो, F²/2k करोगे, या फिर इसका एलोंगेशन निकाल दो, हाफ K1x² करोगे, है कि नहीं। चलिए हम कोशिश करते हैं निकालने के लिए। जब ये स्प्रिंग को, इक्विवेलेंट स्प्रिंग को हम इसको एलोंगेट किए हैं, कितना, 5 सेंटीमीटर, क्या बता सकते हो व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स। हम कहेंगे सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट, when the combination is stretched by 5 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे, स्प्रिंग फोर्स Fs, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कितना जोर से खींच रहा होगा, कितना होगा, इट इज K इक्विवेलेंट इनटू x। K इक्विवेलेंट कितना था, इट वाज 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर, और एलोंगेशन x कितना था, 5 सेंटीमीटर। सर आप तब कन्वर्ट किए, अब कन्वर्ट नहीं किए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो मैं क्यों कन्वर्ट करूं, समझ में आया क्या। तो अब मेरा सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो स्प्रिंग फोर्स मिला 20 न्यूटन। इसका मतलब अभी स्प्रिंग में फोर्स है 20 न्यूटन, और पहले भी हम लोग देख चुके, जब स्प्रिंग्स में, स्प्रिंग्स आर इन सीरीज, हर एक स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स बराबर होता है। मतलब अभी ये वाला स्प्रिंग वापस खींच रहा है, क्या फोर्स में, ये वाला स्प्रिंग को हम 5 सेंटीमीटर एलोंगेट कर दिए हैं, तो ये वाला स्प्रिंग वापस खींच रहा है, कितने फोर्स में, 20 न्यूटन। तो ये भी खींच रहा होगा 20 न्यूटन में, क्योंकि हर एक में स्प्रिंग फोर्स बराबर होता है। When springs are in series, spring force is same in all the springs। ये हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पढ़ते वक्त किए थे, अब उसको एलाबोरेट करेंगे फिर अगेन इट विल किल आवर टाइम। ठीक है, कुछ चीजें तो आपको आगे रखना है, याद रखना है। तो हम क्या कहेंगे, 10 10 10 इन स्प्रिंग इन सीरीज, स्प्रिंग फोर्स इन ईच स्प्रिंग is 20 न्यूटन, दोनों में 20 न्यूटन है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द फर्स्ट स्प्रिंग, एनर्जी इन फर्स्ट स्प्रिंग, पहला स्प्रिंग में क्या एनर्जी लेंगे, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम है, स्प्रिंग फोर्स मालूम है, F²/2k1 लगा देंगे फॉर्मूला। सो F² हो गया 20 का स्क्वायर बाय 2k1। k1 का वैल्यू देखते हैं, k1 कितना दिया था, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ k1, it was 30 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ओहो, न्यूटन पर सेंटीमीटर में है, अब F तो न्यूटन में है, ये न्यूटन पर सेंटीमीटर में, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करो, it was 30 न्यूटन पर सेंटीमीटर। can be understood is now you are smart enough to understand how it is becoming 3000 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर is 10 to the power -2 मीटर। हो गया 3000, वैल्यू डाल दो, 2 into 3000 कितना हो गया भैया, 400/2 हो गया 200,
200 बाई 3000 तो हो गया 2/30 दैट इज 1/15 जूल्स। यस, तो पहला स्प्रिंग में कितना एनर्जी है? 1/15 जूल्स। इज इट अंडरस्टूड? हाँ हाँ, कितना हुआ सर? वहाँ तो ऊपर का 100 न्यूटन होगा सर। 100, ये 100 न्यूटन है सर ऊपर वाला 20 न्यूटन। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करने में मैं 20 कर दिया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इतना कम कैसे हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी। तो ये 20 न्यूटन नहीं है, ये कितना हो गया? 100 न्यूटन। अच्छा, ये अगर 100 न्यूटन हो गया तो ये हो गया 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर बाय 2 × 3000। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, देखिए कितना आ रहा है ये। इट इज कमिंग आउट टू बी 100 का स्क्वायर मतलब 10⁴। तो 10⁴ से गया, इट इज कमिंग 10/6, 10/6 इट इज कमिंग आउट टू बी 10/6 और 5/3 joules. So energy stored in the first spring is 5/3 joules. ये समझ में आना जरूरी है, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन द फर्स्ट स्प्रिंग इज 5/3 joules. कोई पूछेगा बताओ सेकेंड स्प्रिंग में कितना एनर्जी है? अब सेकेंड स्प्रिंग में कितना एनर्जी है जानने के लिए फिर से सेकेंड स्प्रिंग के लिए ऐसा करना पड़ेगा। और वी हैव ऑलरेडी सीन द टोटल एनर्जी इज 2.5। टोटल एनर्जी अगर 2.5 है तो सेकेंड स्प्रिंग में कितना एनर्जी है? दिस माइनस दिस। समझ में आ रहा है क्या? दोनों स्प्रिंग का एनर्जी हम निकाल सकते हैं। कोई पूछेगा दूसरा स्प्रिंग में भी बताओ कितना एनर्जी है, फिर से हमें ये लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है। क्या करना है? टोटल एनर्जी था 2.5 जूल्स और पहला वाला स्प्रिंग में है 5/3, तो दूसरे में कितना होगा? 2.5 माइनस 5/3। क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes sir. ये बताइए, two springs having constants in ratio 2:3 are in series. If the combination is stretched, what will be ratio of energy stored in them? ये क्वेश्चन तो आप लोगों को कर लेना चाहिए क्योंकि स्कूल का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। दो स्प्रिंग है जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर इन द रेशियो 2:3। दो स्प्रिंग है जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर इन द रेशियो 2:3। मान लो कि एक का स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है, दूसरे का 3k है, दे आर इन सीरीज और ये कॉम्बिनेशन को आपने स्ट्रेच कर दिया। तो पूछा इसमें कितना एनर्जी होगा और इसमें कितना एनर्जी होगा, उसका रेशियो क्या है। अच्छा, तो हम पहला चीज जानते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे इन सीरीज व्हाट इज सेम इन ईच स्प्रिंग। इन सीरीज कनेक्शन दोनों स्प्रिंग में क्या बराबर होगा? द स्प्रिंग फोर्स इज सेम। अच्छा, तो हम कहेंगे एनर्जी 1 बाई एनर्जी 2 क्या हो जाएगा? इट इज स्प्रिंग फोर्स बाय 2k1। ये भी तो फॉर्मूला था, स्प्रिंग फोर्स का स्क्वायर बाय 2k2। सिंपलीफाई करो तो इट इज कमिंग k2/k1। जबकि हमें क्या दिया गया है? दिया गया है द स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर इन द रेशियो 2:3। तो k2/k1 क्या हो जाएगा? 3/2। कितना सिंपल है। सो द स्प्रिंग कांस्टेंट्स are in the ratio 2:3, so energy are in the ratio 3:2। समझ में आया क्या? ठीक है। Yes sir. आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गया। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस में आपको देना चाहता हूं, ठीक है। लेट मी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर दो स्प्रिंग्स है, यहां पर दो स्प्रिंग है और इसमें और दोनों में स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर डिफरेंट। ये दिया है सपोज 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर और इसमें दिया है कि ये 60 न्यूटन पर सेंटीमीटर। इसमें कोई एक ब्लॉक झूल रहा है m, इसमें भी कोई एक ब्लॉक झूल रहा है m। आपको इतना सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं कोई पूछा होगा। मैं पूछना चाहूंगा इन फिगर शोन एनर्जी स्टोर्ड
which spring is more। अब ये क्वेश्चन का दो हिस्सा है। पहला हिस्सा हुआ ये वाला फिगर, ये हो गया आपका दो ब्लॉक झूल रहे हैं स्प्रिंग से, वी कॉल इट केस ए। केस बी में क्या हुआ है कि कोई एक स्प्रिंग ऐसा है, यहाँ पर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसको कोई 20 न्यूटन का फोर्स खींच रहा है। दूसरा केस में दूसरा केस में ये स्प्रिंग है, आप कहोगे इसको दोनों तरफ से खींच रहे हैं 20 न्यूटन में। कौन सा केस में? हर एक केस में। ये केस में कौन सा स्प्रिंग में एनर्जी ज्यादा है? यू कॉल इट स्प्रिंग नंबर 1, यू कॉल इट स्प्रिंग नंबर 1। ये स्प्रिंग नंबर 1 है, स्प्रिंग नंबर 2, स्प्रिंग नंबर 1 है, स्प्रिंग नंबर 2 है। दोनों ही केस में, सेकंड केस में, दोनों ही केस में स्प्रिंग कांस्टेंट के है। आपको पूछा है इन फिगर शोन एनर्जी स्टोर्ड इन व्हिच स्प्रिंग इज मोर, 1 में कि 2 में? 1 में कि 2 में आपको बताना है। सोचिए, पूछा है इन दोनों में से कौन सा केस में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है और इन केस में कौन सा केस में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। पहला केस को देखते हैं। पहला केस में हम देख रहे हैं कि दोनों केस में द स्ट्रेचिंग फोर्स इज सेम। क्या है स्ट्रेचिंग फोर्स? आप कहोगे यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग फोर्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू mg, है ना। और यहाँ पे भी वही है, द स्ट्रेचिंग फोर्स इज इक्वल टू mg। जब स्ट्रेचिंग फोर्स बराबर है तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है भैया? हाफ F² बाई K। मतलब दोनों केस में फोर्स सेम है, जिसका K कम होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो आप कहोगे एनर्जी इन द फर्स्ट वन इज मोर देन एनर्जी इन द सेकेंड वन। सो सिंपल। दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में आप इसको खींच रहे हो विथ 20 न्यूटन फोर्स और पूछा गया है कि दोनों केस में से कौन सा केस में आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगा स्प्रिंग में। थोड़ा पहला केस वाला एनर्जी को सोचो तो, स्प्रिंग को सोचो तो, ये स्प्रिंग को कोई इधर से 20 न्यूटन फोर्स में खींच रहा है और ये स्प्रिंग अभी रेस्ट में। क्यों रेस्ट में? क्योंकि वाल उसको खींच रहा है कि पुश कर रहा है? बताओ, वाल इज पुलिंग द स्प्रिंग और पुशिंग द स्प्रिंग। वाल पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? मैं खींच रहा हूं तो स्प्रिंग को भाग जाना चाहिए, स्प्रिंग नहीं भाग रहा है, वाल पुल कर रहा है। अच्छा, वाल कितना जोर से पुल करेगा कि स्प्रिंग नहीं भागेगा? वाल कितना जोर से पुल करेगा कि स्प्रिंग नहीं भागेगा? सेम 20 न्यूटन। इसका मतलब ये केस और ये केस में अंतर क्या है? यहाँ पर 20 न्यूटन दे दिया गया है, या ये केस में वाल दे दिया गया है, वाल इज आल्सो पुलिंग विद द सेम फोर्स। मतलब दोनों ही केस बराबर है। तो आप कहोगे स्प्रिंग फोर्स इज सेम इन बोथ द केस। आप कहोगे एनर्जी इन द फर्स्ट केस इज इक्वल टू एनर्जी इन द सेकंड केस। इज इट अंडरस्टूड? दोनों ही केस में स्प्रिंग फोर्स इज सेम। पहला केस और दूसरा केस में कोई अंतर नहीं है। समझ में आया? फर्स्ट वाला केस दोबारा समझा देंगे। पहला वाला केस में जो स्प्रिंग रखा है, हाँ अच्छा, पहला वाला केस में हम देख रहे हैं कि दोनों का स्प्रिंग का फोर्स बराबर है। कितना है? ये रेस्ट में है, मतलब स्प्रिंग फोर्स कितना है? mg। यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स कितना है? mg। दोनों ही केस में स्प्रिंग फोर्स mg है। और एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? स्प्रिंग फोर्स का स्क्वायर बाई 2k। दोनों केस में स्प्रिंग फोर्स बराबर है, जिसका k कम होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। इसका k कम है, 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर है, दूसरा 60 न्यूटन पर सेंटीमीटर है। ऑब्वियसली जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा उसमें एनर्जी भी ज्यादा होगा। इधर क्लियर? क्या समझ में आया है वाला? यस। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं बताना चाहता हूं कि when two springs, ये क्वेश्चन, two springs are individually stretched by same force, the energy stored in them
stored in them was in ratio 3:5. If they are individually given same elongation, what will be ratio of energy stored in them? कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लोगे। stored in them, ठीक है। दो स्प्रिंग को अगर इंडिविजुअली स्ट्रेच कर रहे हैं बाय सेम फोर्स, when you are stretching them by same force, the energy stored in them are in the ratio 3:5. When they are stretched by same elongation, what is the ratio of energy stored in them? ये आपको बताना है। चलिए कितना सिंपल क्वेश्चन देखो तो, दिया है कि दो स्प्रिंग है, दो पार्ट में, क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा है। पहला पार्ट में क्या दिया बताओ, दो स्प्रिंग है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरा का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। जब दोनों को इक्वल फोर्स स्ट्रेच किया तो एनर्जी का रेशियो क्या होगा भाई? एनर्जी का रेशियो होगा En1 by En2 is equal to F square by 2K1 into F square by 2K2, सिंप्लीफाई करो तो K2 by K1 and what is that? It is given, क्या दिया है? 3:5 और 3/5, ठीक है। इक्वल फोर्स स्ट्रेच कर रहा है। अगर इक्वल एलंगेशन करेंगे, ये स्प्रिंग है, ये K1 है, इसको एलंगेट किए X, ये दूसरा स्प्रिंग है, ये K2 है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको एलंगेट करेंगे X। अब एनर्जी का रेशियो क्या होगा? En1 by En2, half K1 x square half K2 x square, it is K1 by K2. What we observe now, the energies are in the ratio K1 by K2. जब सेम फोर्स एलंगेट किया, एनर्जी वाज इन द रेशियो K2 by K1 जो कि 3/5 था। अगर K2 by K1 3/5 है, K1 by K2 कितना होगा भाई? 5/3। Is not it? समझ में आया क्या इसको? अगला a very important question 7. The work done in stretching a spring by certain amount by certain elongation. I will say certain elongation is W0. Find additional work done for additional equal elongation, और उतना एलोंगेशन करने में कितना वर्क होगा? क्या दिया है? पूछा है कोई स्प्रिंग को हम नेचुरल लेंथ से सपोज हम x0 एलोंगेट किए, यहां से यहां तक एलोंगेट करने में क्या वर्क करना पड़ा? W0। अगर और x0 एलोंगेट करेंगे और कितना वार करना पड़ेगा? कॉल इट W डैश। ये W डैश कितना है? कोई डाटा नहीं दिया है, ओनली क्या दिया है? W0 इज द ओनली गिवन डाटा। x एलोंगेट करने में वार डन होता है W0, और x एलोंगेट करने में और कितना वार्क होगा, है ना? तो ठीक है, चलिए सोचते हैं कैसे करेंगे इसको। तो हम थोड़ा नेमिंग कर देते हैं इसको ताकि आपको समझने में आसान हो जाए।
चलिए इस पोजीशन को कहते हैं पोजीशन ए, ये पोजीशन बी, ये पोजीशन सी। तो जब ये एलोंगेशन हो गया है फॉर ए बी, व्हाट इज द एनर्जी इन द स्प्रिंग, मालूम नहीं है सर कितना है, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट दिया नहीं है, अज्यूम कर लो हाफ के x0 का स्क्वायर, व्हाट इज दैट, W0। अच्छा फॉर हम कहेंगे A to C, फॉर A to C एलोंगेशन एनर्जी क्या हो जाएगा स्प्रिंग में, यू कॉल इट EN2, हाफ के कितना एलोंगेशन हुआ है A to C जाने में, x0 and x0, इट इज 2x0 का स्क्वायर, इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी 4 टाइम्स हाफ के x0 स्क्वायर, एंड इज इट नॉट इक्वल टू हाफ के x0 स्क्वायर इक्वल W0, ये तो दिया है, ये हमें दिया है कि कितना वर्क हुआ था, W0 हुआ था, क्यों कब हुआ था, x0 एलोंगेट करने में, तो इसको आप क्या कहोगे 4W। So the work done in stretching it from A to C is 4W। A से C तक खींचने में वर्क हुआ है 4W, A से B तक खींचने में वर्क हुआ है W, तो हम क्या कहेंगे फॉर B to C एडिशनल वर्क पूछा है, B to C खींचने में कितना वर्क होगा, वर्क डन इज इक्वल टू, क्या आगे की चीज आप बता सकते हो, A से C तक खींचने में वर्क हुआ है 4W, A से B तक खींचने में वर्क हुआ है W, तो B से C तक खींचने में कितना वर्क हुआ होगा 4W0 माइनस W0 इज इक्वल टू 3W0। ये एक बहुत ही पॉपुलर और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू गिव, ओ ये when a spring clock is given 10 turns of key, spring clock को चाबी देते हैं, it runs for 40 hours, 40 घंटा चलता है। जब कोई स्प्रिंग क्लॉक को 10 बार चाबी देते हैं, स्प्रिंग क्लॉक को चाबी देते हैं तो 10 बार मोड़ के चाबी दिए तो पता चला ये 40 घंटा चलता है। इफ इट इज गिवन 5 टर्न्स ऑफ की, देन हाउ लॉन्ग इट विल रन, how long it will run, कितना समय चलेगा। 10 बार चाबी दिए 40 घंटा चला, 5 बार चाबी देते कितना समय चलता, कौन सा क्लॉक है, स्प्रिंग क्लॉक है। चाबी देते वक्त क्या होता है ध्यान रखना, जब आप चाबी देते हो कोई स्प्रिंग खींचा जाता है, सपोज दिस इज व्हाट इज ए स्पिंडल ऑन व्हिच ए स्प्रिंग इज कनेक्टेड लाइक दिस, ठीक है। जब आप चाबी देते हो ये स्प्रिंग ऐसे खींचा जाता है, उसके चारों तरफ ऐसे खींचा जाता है। अब 10 बार देने में, चाबी देने में जितना खींचा जाएगा, 5 बार चाबी देने में उसका आधा खींचा जाएगा, और जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतनी ज्यादा समय के लिए चलेगा, है ना। अगर हम कहेंगे स्प्रिंग में 10 जूल एनर्जी है, 1 घंटा चलता है, स्प्रिंग में 20 जूल एनर्जी है, कितना समय चलेगा, 2 घंटा चलेगा। तो अगर ये चीज आपको समझ में आ रहा है तो आप कहोगे द टाइम ऑफ रन इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी स्टोर्ड, है। इसका मतलब टाइम ऑफ रन पहला केस में और दूसरा केस में, पहला केस में टाइम ऑफ रन था T1, दूसरे केस में टाइम ऑफ रन था T2, तो आप कहोगे दैट इज इक्वल टू एनर्जी इन द फर्स्ट केस बाय एनर्जी इन द सेकेंड केस। क्या ये समझ में आया, T हो गया टाइम ऑफ रन को मैं T से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, टाइम ऑफ रन इज नथिंग बट एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, है ना। अच्छा, पहला केस में जब हम इसको 10 टर्न्स दिए थे तो उसमें कुछ एलोंगेशन हुआ होगा, है ना। लेट x is elongation in spring in 1 turn, 1 टर्न देने में x एलोंगेशन होता है।
तो पहला केस में कितना एलंगेशन हुआ होगा भाई 10x, तो कितना एनर्जी होगा हाफ के 10x का स्क्वायर। दूसरे केस में हाफ के 5x का स्क्वायर। आर यू गेटिंग? तो क्या मिल गया T1 by T2 कितना आ रहा है देखिए, तो सब काट पीट गए, ये 100 ये 25, इज इट नॉट कमिंग 4? इसका मतलब T2 क्या होगा T1 by 4। पहले कितना समय चलता था 40 घंटा, सो इट इज 40 by 4। हाउ मच नाउ 10 hours। 10 बार चाबी देने से अगर 40 घंटा चलता है, 5 बार चाबी देने से कितना समय चलेगा 10 घंटा चलेगा, 1/4। ये भी एक पॉपुलर क्वेश्चन है, डिफरेंट एंट्रेंसेस स्कूल एग्जाम वगैरह में आ चुका है, तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। क्या ये चीज सबको समझ में आया कि मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं इसको? चलिए आपकी फरमाइश पे मैं इसको दोबारा फिर से समझा देता हूं। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। व्हेन a spring clock is given 10 turns of key, 10 बार चाबी दिए, it runs for 40 hours, 40 घंटा चलता है। If it is given 5 turns of key, then how long it will run? होता क्या है स्प्रिंग के केस में, जब इसको आप चाबी देते हो, एक बार चाबी मोड़े तो इसके अंदर का स्प्रिंग कुछ लंबा हो जाता है, और मोड़े और लंबा हो जाता है। ऐसे चाबी मोड़ के आप उसमें क्या करते हो, स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर करते हो। फिर तो स्प्रिंग का एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगता है और इधर आपका ये क्लॉक चलते रहता है। तो मतलब जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा समय चलेगा। क्या स्प्रिंग में क्लॉक में चाबी देने के बाद जल्दी जल्दी चलता है और बाद में धीरे धीरे चलता है? नहीं, वो तो कांस्टेंट स्पीड में चलता है, मतलब एनर्जी इज कमिंग डाउन एट ए कांस्टेंट रेट। सो जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा समय के लिए चलेगा। टाइम ऑफ रन T इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी स्टोर्ड। और जब हम इसको एक बार चाबी देते हैं, स्प्रिंग कुछ एलोंगेट हो रहा होगा, सपोज x है, x इज एलोंगेशन इन स्प्रिंग इन 1 टर्न। जब हम उसको 10 टर्न दिए, चाबी दे दिए 10 बार, कितना लंबा हो गया 10x, है ना? जब 10x लंबा हो गया, उसमें क्या एनर्जी होगा हाफ के 10x का स्क्वायर। अच्छा, और जब इसको 5 टर्न चाबी दिए, तब उसमें कितना होगा एनर्जी हाफ के 5x का स्क्वायर। तो एनर्जी का रेशियो क्या हो रहा है दोनों केस में, हाफ के 10x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ के 5x का स्क्वायर। बट एनर्जी टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, टाइम ऑफ रन T इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। पहला केस में T1 टाइम के लिए चल रहा था जब 10 टर्न था, तो आप क्या कहोगे T1 by T2 इज इक्वल टू हाफ के 10x का स्क्वायर बाय हाफ के 5x का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो तो दिस क्वांटिटी इज कमिंग आउट टू बी 4, सो T1 by T2 इज इक्वल टू 4। तो T2 पूछा था कितना समय के लिए चलेगा, T2 इज T1 by 4। T1 क्या था 40 घंटे के लिए चलता है, 40 by 4 हो गया 10 hours। क्या चीजें समझ में आया? फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।